हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र लोधी। आज बात करूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि जीएस पेपर 3 से संबंधित है। भारतीय रेलवे का निजीकरण, आवश्यकता व चुनौती। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसके बारे में हम पक्ष में निजीकरण के, विपक्ष में निजीकरण के और क्या आवश्यकता है और चुनौतियाँ क्या हैं, इस पर हम बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बता दूं कि हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हो सके तो शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे व्यूअर भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। संदर्भ जानते हैं कि क्यों ये चर्चा में बना हुआ विषय है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के संचालन के बाद अब भारतीय रेलवे ने 151 नई ट्रेनों के माध्यम से निजी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की है। यह सभी यात्री ट्रेनें संपूर्ण रेलवे नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निजीकरण की प्रक्रिया यात्री ट्रेन संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यानता है कि नीति आयोग एक व्यापक योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है और अनुमान के मुताबिक इसमें निजी निवेश आकर्षित करने की प्रबल संभावना है। रेल मंत्रालय के अनुसार फरवरी मार्च 2021 तक परियोजना के लिए वित्तीय बोली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अप्रैल 2021 तक उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो नीति आयोग है वो इस पर काम कर रहा है और 2021 तक परियोजना की वित्तीय बोली लगा देंगे और 2021 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा, ठीक है, और अप्रैल 2023 तक इस परिचालन शुरू कर दिया जाएगा ट्रेनों का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विदित है कि भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया के चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा किसके पास है रेलवे नेटवर्क? अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, फिर रूस और इसके बाद भारत का। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और इस कार्य के लिए अपने पास तकरीबन 13 लाख कर्मचारी हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कितने एक दिन में कितने प्रतिदिन लोग 2.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे ले जाती है और तकरीबन 13 लाख कर्मचारी हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे का संपूर्ण बुनियादी ढांचा रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित तथा भारतीय रेल सेवाओं पर उसका एकाधिकार है, परंतु बीते 2 दशकों में भारतीय रेलवे में निजीकरण का विषय चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा है। कुछ पहलुओं जैसे रेल दुर्घटना, खान पान, समय की बर्बादी आदि के कारण भारतीय रेलवे को समय समय पर आलोचना का सामना करना पड़ा है और इन्हीं आलोचनाओं ने भारतीय रेलवे के निजीकरण को भी हवा दी है। तो निजीकरण से तात्पर्य क्या है, छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी सार्वजनिक संपत्ति अथवा कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इस सरकारी स्वामित्व संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है, इसी को हम निजीकरण कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि निजीकरण के माध्यम से एक नवीन औद्योगिक संस्कृति का विकास संभव हो सकता है, क्योंकि निजीकरण भी हमारी क्या है, एक संस्कृति है। तो औद्योगिक संस्कृति बोलते हैं इसे हम। तो इसका एक संभव विकास हो पाता है। यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण बिना विक्रिय के ही हो जाए। तकनीकी दृष्टि से इसे अविनियमन कहा जाता है।
इसका आशय यह है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे, उनमें अब निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। हमें एक शब्द आया है डिग्री, इसको भी ध्यान से समझेंगे कि अविनियमन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे, अब उन्हें निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी बिना संपत्ति के हस्तांतरण किए या विक्रय के। तो यह भी संभव है। वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्योगों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन की बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे। इस दृष्टि से निजीकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर एक शब्द और है गैर सामरिक उद्योगों का। तो गैर सामरिक उद्योगों का मतलब ये है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक अपन इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे, तो ये निजीकरण को का महत्व और भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के रेलवे विकास पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत में व्यापारिक ट्रेन यात्रा की शुरुआत वर्ष 1853 में हुई थी, जिसके बाद 1900 में भारतीय रेलवे तात्कालिक सरकार के अधीन आ गई। वर्ष 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई थी, और ठाणे से मुंबई जो 1853 में चलाई गई थी, और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक 1925 में चलाई गई थी। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक पुराना रेलवे नेटवर्क विरासत में मिला। पूर्व में विकसित लगभग 40% रेलवे नेटवर्क नवगठित पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लाइनों की मरम्मत की जाए और कुछ लाइनें बिछाई जाएं, ताकि जम्मू और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सके। वर्ष 1952 में तत्कालीन रेल नेटवर्क का जोन में बदलने का निर्णय लिया गया है। इसी वर्ष कुल 6 जोन अस्तित्व में आए हैं। इससे पूर्व रेलवे संबंधी उत्पादन देश में काफ़ी कम होता था, परंतु देश में जैसे जैसे विकास किया, रेलवे संबंधी उत्पादन भी देश के अंदर भी होने लगा। सितंबर 2003 में प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से जोनों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दिया, जिसके बाद कई अन्य मौक़ों पर रेलवे जोन्स की संख्या बढ़ाया गया। वर्तमान में कुल रेल जोन कितने हैं? 17 हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितने रेल जोन हैं? तो 17 रेलवे जोन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, रेलवे के संचालन, प्रबंधन संबंधी चुनौतियों को भी सामने आने लगी, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए विकल्पों की खोज की जाने लगी। कई विशेषज्ञ रेलवे के निजीकरण को इसी प्रकार के एक विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। जो कि विकास में या संचालन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, तो यदि निजीकरण होता है तो इसमें कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे हमें एक विकल्प के रूप में निजीकरण हमारे लिए लाभकारी होगा। वर्ष 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, जिससे रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। तो ये भी हमें बहुत ध्यान देने की बात है कि रेलवे का निजीकरण 2019 में जो लखनऊ से नई दिल्ली के बीच पहली तेजस ट्रेन चलाई गई थी, तेजस एक्सप्रेस शुरुआत की गई, जिससे रेलवे के निजीकरण, इसने क्या कह दिया कि रेलवे के निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। तो एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ से। वर्तमान में रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन के लिए निजी क्षेत्र हेतु अर्हता के लिए अनुरोधों को आमंत्रित कर रेलवे परिचालन के निजीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया है। तो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस RFQ। रेलवे में निजीकरण के कारण क्या है? भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बैठा पाने में असफल रहा है। रेलवे अपनी सेवाओं जैसे टिकटिंग, खानपान, कोच रखरखाव, टिकटिंग चेकिंग आदि के विषय में ग्राहकों को संतुष्ट करने में असफल रहा है, और यह आम लोगों की रेलवे के प्रति नाराजगी का प्रमुख कारण है।
भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की सूची में आते हैं जिन्हें प्रतिवर्ष नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में आती है से प्रतिवर्ष नुकसान का सामना करना पड़ता है। तकनीकी स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। यही कारण है कि समय समय पर रेल दुर्घटना की खबरें सामने आती हैं। साथ ही ट्रेनों का समय पर परिचालन भी भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। अब हम जानेंगे कि निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में। तो पक्ष के बारे में जानेंगे तो बेहतर बुनियादी ढांचा, यदि निजीकरण होता है तो बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा हमारे लिए। मांग एवं आपूर्ति में अंतर होगा, मांग और आपूर्ति में जो अंतर है वो भी पाट लिया जाएगा। किराए में वृद्धि नहीं होगी। किराए में वृद्धि कैसे नहीं होगी? क्योंकि ट्रेन को बस और हवाई यात्री किराए से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, तो जाहिर सी बात है कि किराया वसूलना व्यवहार नहीं होगा। ठीक है। कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी, इसके बारे में लोगों को डर रहता है कि अगर निजीकरण हो गया तो कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। तो कैसे? देखो, रेलवे द्वारा वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों के अलावा नवीन निजी ट्रेनें चलाई गई हैं। रेलवे को वर्ष 2030 तक अनुमानित 13 बिलियन यात्रियों के लिए और अधिक ट्रेनों के संचालन की आवश्यकता हो गई, जो कि अभी 13 लाख जो अभी देखा था हमने डेटा उस, लेकिन अब कितना चाहिए? 13 बिलियन। तो इसमें कोई वो नहीं है। तो निजी ट्रेनों की वजह से नौकरी खोने का तर्क आधारहीन है। तकनीकी का महत्व, तकनीकी का महत्व होगा और मेक इन इंडिया के अनुकूल। तो जो हमारा रिक्वेस्टेड FRFQ मेक इन इंडिया नीति के तहत जारी अर्हता के लिए जो हमने निर्देश दिया है, मतलब RFQ मेक इन इंडिया नीति के तहत जारी किया गया। इसके लिए कोचों का निर्माण भारत की ये हम देखते हैं मेक इन इंडिया के अनुकूल कैसे कि मेक इन इंडिया नीति के तहत जारी किया गया है, इसलिए कोचों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इससे के लिए स्थानीय घटकों का उपयोग किया जाएगा। इससे हमें एम्प्लॉयमेंट की भी प्राप्ति होगी। विपक्ष की मतलब क्या है? सीमित कवरेज होगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, जवाबदेही कौन तय करेगा, सुरक्षा का प्रश्न, ये सब मुद्दे हमें विपक्ष में ला के खड़ा कर देते हैं। आगे की राह, तो आगे की राह देख लेते हैं। स्थायी मूल्य निर्धारण, यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों के उचित किराए के निर्धारण हेतु भारतीय रेलवे मूल्य निर्धारण मॉडल को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। यह मूल्य निर्धारण सड़क परिवहन की लागत के प्रति प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। स्वतंत्र नियामक, निजी संचालकों के लिए एक समान स्तर के प्लेटफॉर्म की विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता महसूस होती है। रेलवे का आधुनिकीकरण, विवेक देवरा समिति, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाला, रेलवे का आधुनिकीकरण के लिए विवेक देवराय समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है। जो विवेक देवराय की समिति ने जो सिफारिशें की थी उन्हें लागू करने की आवश्यकता है, जैसे कि भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी का विस्तार, रेलवे के मुख्य कार्यों का नवीनीकरण आदि। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एक ऐसा रेल नेटवर्क होना चाहिए जो न केवल कुशल, विश्वसनीय, सुरक्षित हो, बल्कि लागत प्रभावी और सुलभ भी हो। रेलवे के निजीकरण के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो दोस्तों, पहले तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो अच्छे तरीके से फ्रेम करेंगे, फिर इसके बारे में आलोचना जो हमने विपक्ष में तर्क दिए थे उसको रखेंगे, पक्ष में भी रखेंगे, तो हमारा ये आंसर एक अच्छा आंसर माना जाएगा। लेकिन आलोचनात्मक पूछा गया है तो इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो भारत में एक ऐसा रेल नेटवर्क होना चाहिए जो नेटवर्क कुशल, विश्वसनीय, सुरक्षित हो, बल्कि लागत प्रभावी और सुलभ भी हो। रेलवे के निजीकरण के संदर्भ में तो इसे आप अटेम्प्ट करें, इसको एक बार नहीं 2 बार सुनने के बाद इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।